हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका शीर्षक है गोल। तो बच्चों, जैसे ही आपने इस पाठ का शीर्षक पढ़ा गोल, तो आपके मन में बहुत सारे गोल आकार की वस्तुओं का इमेजेस यानी चित्र उभरने लगा होगा। चाहे वो गोल गेंद हो, गोल रोटी हो या गोल चंद्रमा, इन सभी की इमेज आपके मन में फॉर्म होने लगा होगा। लेकिन बच्चों, आज का जो यह पाठ है यह उस गोल के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि आज का ये जो पाठ है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसे पूरा विश्व हॉकी का जादूगर कहा करते थे और जिनके जन्म दिवस को भारत जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, उन्हीं के बारे में है। और वही खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अपना एक संस्मरण का जो एक अंश है वह पेश किया है और उसी के बारे में हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन थे और उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम क्या था। तो बच्चों, हमारा कहानी कुछ इस तरीके से है कि खेल के मैदान में तो धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं तो है अक्सर होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि खेल के मैदान में जो है धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं आम होती है। जब हम खेला करते थे तो उन दिनों भी ये सब चलता था। यह बात 1933 की है, सन 1933 की। समझ रहे हैं, आज से बहुत साल पहले यह बात जो है सन 1933 की है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। बच्चों, पंजाब रेजिमेंट क्या है? तो पंजाब रेजिमेंट आर्मी का एक रेजिमेंट है। ओके, तो वो जो है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स की टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। किसके बीच में मुकाबला हो रहा था बच्चों? पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम की ओर बीच में जो है मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब दो टीमों के बीच में खेल होता है तो गेंद छीनने की कोशिश की जाती है दूसरी टीमों के द्वारा, अपोजिशन विपरीत टीमों के द्वारा। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती थी। उनकी जो हर कोशिश क्या थी? बेकार जाती थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारी। समझे? तो उस खिलाड़ी के सर पर हॉकी स्टिक से दे मारी, जिसके कारण मुझे मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। अब चूंकि चोट इतना जोर लगा था उसके कारण जो है उनको बाहर लेके जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान पर आ पहुंचा। वो खिलाड़ी कहते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर से मैं पट्टी बांधकर मैदान पर पहुंच जाता हूं और आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा। तो बच्चों देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया उस खिलाड़ी के पास, और उस खिलाड़ी के पास पहुंचकर पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब मैं उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से इन्होंने अपना साइकोलॉजिकल गेम खेला और उस बंदे को जिसने इनके सर पर हॉकी स्टिक से मारा था, जिसके कारण इनको बाहर जाना पड़ा और पट्टी बांध कर आए फिर, और जब आते हैं तो ये बोलते हैं उस खिलाड़ी को कि तुम भाई चिंता मत करो, मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और इतना जैसे ही वो कहते हैं वो घबरा जाता है डर के मारे, और ये बार जो है वो अपना नेचुरल खेल छोड़ करके बार बार इन्हीं को देखता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो वो पीछे से मेरे सर पर मार दे हॉकी स्टिक से। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल, कितने गोल? 6 गोल कर दिए। और वो तो बस इन्हीं को देख रहा था और ये क्या कर रहे थे बच्चों? झटाझट 6 गोल कर दिए। खेल जैसे ही खत्म हुआ, फिर मैंने उसके बाद खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से मेरा बदला लेने का ढंग हुआ। तो बच्चों, समझ में आ रहा है आपको कि आखिर वो खिलाड़ी कितने महान थे, जो बदला लेने का जो तरीका था इनका वो किस तरीके का था। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो बच्चों, ये तो आपको भी पता होगा कि जो व्यक्ति बुरा करता है वो हमेशा इसी खौफ में, इसी डर में जिंदा रहता है कि आज अगर मैं बुरा किया हूं तो मेरे साथ भी कुछ बुराई होगा। बच्चों, आपने भी कभी कुछ किसी अपने सहपाठी के साथ कुछ गलती किया होगा तो आपने ऐसा अनुभव किया होगा
कि आपको भी हमेशा यह डर लगते रहता होगा कि कहीं वो हमारी शिकायत न कर दे क्लास टीचर से, कहीं वो हमारी शिकायत हमारे पेरेंट्स से न कर दे, इस तरह की डर आपको लगते रहता होगा। तो इसीलिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के विरुद्ध कुछ ऐसा ना करना पड़े जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, वो खिलाड़ी कहते हैं कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। तो बच्चों, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या दिया उन्होंने? लगन, साधना और खेल भावना, ये तीन चीज़ जो है सफलता के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। आगे कहते हैं कि मेरा जो जन्म है 1904 ईस्वी में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? प्रयाग में हुआ था, एक साधारण परिवार में। बाद में हम झांसी आकर बस गए थे और बाद में यह प्रयाग से कहाँ शिफ्ट हो गए थे? झांसी शिफ्ट हो गए थे। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। तो जब इनकी उम्र बच्चों 16 साल की थी तो इन्होंने आर्मी की एक रेजिमेंट है जिसका नाम है फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती ले लिया। मेरी रेजिमेंट जो है हॉकी खेल में काफ़ी नाम था उसका, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कहते हैं कि मेरी कोई दिलचस्पी खेल में नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर थे जिनका नाम था तिवारी। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय तय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान पर पहुंच जाते थे और अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, यानी कि उस समय तक इनको कुछ खेलने के लिए हॉकी के बारे में ये नहीं जानते थे। जैसे जैसे मेरा खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे इन्होंने अच्छा खेलना शुरू किया इनको प्रमोशन भी मिलना शुरू हो गया। यह बात 1936 में बर्लिन ओलंपिक की है कि सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। अब सोचिए कि एक नौसिखिया से एक कप्तान बनने तक का सफ़र कैसा रहा होगा। सन 1936 का यह दौर था, बर्लिन में ओलंपिक का आयोजन हुआ और उस समय इनको कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। तो सेना में सिपाही के बाद का जो दूसरा रैंक होता है बच्चों, वो क्या होता है? लांस नायक का होता है। ओके, अब इनको जब 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलने गए थे तब ये किस पद पर थे? लांस नायक के पद पर थे। बर्लिन ओलंपिक में मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आखिर जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कब कहा गया? हॉकी का जादूगर इन्हें कहा गया बर्लिन ओलंपिक में, और बर्लिन ओलंपिक के समय ये कप्तान थे इस हॉकी टीम का। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही किया करता था। मेरा तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं ताकि वह गोल करने का श्रेय मिल जाए। ओके, यह कहते हैं कि मेरा बस यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को किसके पास दे दूं? दूसरे खिलाड़ियों को दे दूं ताकि उनको भी गोल करने का श्रेय मिल जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय हॉकी टीम 1936 में जब ओलंपिक जीती थी तो उस वहाँ का यह पिक्चर है हॉकी टीम का। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया में खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरी देश की है। तो बच्चों, जब भी यह खेल खेला करते थे इस बात को हमेशा ध्यान में रखते थे कि यह जो खेल मैं खेल रहा हूँ, अगर हार रहा हूँ तो मेरा देश हारेगा, जीत रहा हूँ तो मेरा देश जीतेगा। और इसी खेल भावना से वो जीते थे। और ये कहानी किसकी है बच्चों? मेजर ध्यानचंद की है। ओके, सो बाद में इनके समझ सकते हैं कि इनके खेल से परफॉर्मेंस से जो खुश होकर सरकार इनको प्रमोट करके क्या बना दिया? मेजर बना दिया। तो एक आप यह भी कर सकते हैं सिपाही से मेजर तक का सफ़र, और एक नौसिखिया से कप्तान तक का सफ़र इन्होंने तय किया और भारत का नाम हॉकी में काफ़ी रोशन किया। अब आइए हम थोड़ा सा जो लेखक का परिचय कर लेते हैं, मेजर ध्यानचंद के बारे में और कुछ जान लेते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इसका नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। वह इतना महान थे कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी
जो हैं उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। वो इतनी महान खिलाड़ी हैं कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न जो है उनके नाम पर दिया जाता है। तो बच्चों, जो खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, पहले यह राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, अब यह जो है खेल रत्न पुरस्कार है वो किनके नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में उनका जन्मदिन लिख के बताना है कि उनका जन्म का जो तारीख है, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं। कुछ मैचिंग भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर मिलान करने के लिए हमें दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। अब पहला है आपको लांस नायक। तो बच्चों, लांस नायक क्या था? लांस नायक आपको देखना है कि भारतीय सेना का एक रैंक होता था लांस नायक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिपाही के बाद ये दूसरा रैंक होता था। ओके, कौन? लांस नायक का। अभी भी यह लांस नायक का पद है। बर्लिन ओलंपिक। तो बर्लिन ओलंपिक क्या था बच्चों? वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन में, यह जो बर्लिन है यह क्या है? जर्मनी का कैपिटल है। और जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। तो बर्लिन ओलंपिक का संबंध किससे हो जाएगा? चौथे नंबर से। पंजाब रेजिमेंट। बच्चों, पंजाब रेजिमेंट, जैसा कि हमने बताया आपको ऊपर कि पंजाब रेजिमेंट एक सेना की रेजिमेंट थी। तो स्वतंत्रता से पहले एक अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था पंजाब रेजिमेंट। ओके, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल पंजाब रेजिमेंट था। सैम्पर्स एंड माइनर्स जो टीम थी, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल था। सैम्पर्स और माइनर्स टीम जो है अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल था। सूबेदार की अगर हम बात करें बच्चों, तो सूबेदार जो है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारी का दूसरा सबसे बड़ा पद था सूबेदार। और छावनी क्या होता है बच्चों? जहाँ सैनिक लोग रहते हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं छावनी, जैसे कैंट एरिया, तो उसी को क्या बोला जाता है? सैनिकों के रहने का जो क्षेत्र होता है वह छावनी बोला जाता है। ओके, तो ये तो था कुछ इस चैप्टर के बारे में। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।